तो प्रत्याहार का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं और काफ़ी कुछ हमने इसमें जाना इम्पोर्टेंट बात। और चक्र के बारे में भी इस चैप्टर में हमने देखा, सेपरेशन ऑफ बॉडी के बारे में भी देखा। अब चक्र के बारे में एक बात मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, खास करके जो नए लोग हैं और जो किताब पढ़कर सब चक्रों का समझने का प्रयत्न करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग किताब में चक्र का फोटो पिक्चर देखते हैं, तो पिक्चर तो कैसे होता है, किताब के अंदर वर्टिकल फॉर्म में होता है, बराबर है। क्योंकि किताब में कुछ 3 डायमेंशनल बताया नहीं जाता है, तो वर्टिकल आपको उसमें चक्र के फोटो देखने मिलेंगे, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत वगैरह वगैरह। अब समझने की बात यह है कि ये वर्टिकल नहीं है, ये हॉराइजॉन्टल है। तो क्योंकि पर प्रॉब्लम क्या है कि ये फोटो में हम देखते हैं तो हम ऐसे इमेजिन कर लेते हैं कि भाई चक्र हमारे बॉडी के अंदर इस तरह होगी। वर्टिकल माने जैसे कि ये मेरा हाथ है तो इस तरह 1 2 3 4 इस तरह चक्र आप देखते हैं। अब हॉराइजॉन्टल मतलब ऐसा फ्लैट, तो जो हर एक चक्र जो है वो हॉराइजॉन्टल लेवल पर है और पीछे स्पाइनल कॉलम के साथ, जो इसमें जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। और कुछ चक्र एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, कुछ चक्र क्लॉकवाइज होते हैं, और ये उसका पूरा एक साइंस है। और कई लोग इसकी किताबों के अंदर ये एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ है कि भाई ये हॉराइजॉन्टल है कि वर्टिकल। तो किताब देख के प्रैक्टिस करने वाले क्या करेंगे कि उसको वर्टिकल समझकर इसको घुमाने का प्रयत्न करें, तो बिल्कुल व्यर्थ है, ये एकदम गलत है, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है और कोई मतलब भी नहीं है। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि भाई योग जो है वो कभी भी किताब पढ़कर मत करिए, किसी से गाइडेंस लेके करना चाहिए। अब ये प्रत्याहार का चैप्टर पढ़ के एक जो सवाल भी अलग अलग आते हैं, इसमें से एक सवाल कई लोग पूछते हैं, यूट्यूब पर भी पूछते हैं कि भाई प्रत्याहार इतनी अद्भुत वस्तु है, इतना गहरा स्टेज है, तो किस तरह प्रत्याहार के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए तावरिया जी ने तो पूरी सिस्टम में सब चीज़ें जो प्रैक्टिसेस बताई है वो बेसिकली तो प्रत्याहार के लिए ही है। पर मेरी दृष्टि से 3 चीज़ें इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहली चीज़ तो 3SRB कम से कम रोज़ाना अगर 8 घंटा होता है, 8 आवर्स, अगर 8 घंटा पर आप धीरे धीरे करके पहुंचते हैं तो एक पॉइंट के ऊपर आप फिर प्रत्याहार के ऊपर जा सकते हैं। दूसरा जो है प्रत्याहार के लिए बहुत ज़रूरी है कॉन्शियस स्लीप और राइट कॉन्शियस स्लीप। राइट कॉन्शियस स्लीप मतलब कि इसके अंदर आपको संवेदना, अनुभूति होनी चाहिए और एक पॉइंट के ऊपर आपके सब विचार ड्रॉप हो जाते हैं, एक शून्यता अंदर प्रवृत्ति है और उस दौरान आपका कम्युनिकेशन भी होता है। तो ये पॉइंट तक हमारे कॉन्शियस स्लीप को ले जाना पड़ता है कि कॉन्शियस स्लीप में कोई धीरे धीरे करके कोई विचार की अवस्था नहीं रही है। पर इसमें सो जाना नहीं है, ज़्यादातर लोग बीच में ही सो जाते हैं, तो प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं होती है और जो स्टेज तक हमें पहुंचना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुंचते हैं। तो राइट कॉन्शियस स्लीप भी ये ज़रूरी है इसकी प्रैक्टिस। और तीसरी बात जो है वो सेपरेशन ऑफ द बॉडीज़, जो इस चैप्टर में भी हमने आगे देखा है। तो एक पॉइंट के ऊपर हमें सेपरेशन ऑफ द बॉडीज़ का अभ्यास हमारा चालू है हो जाए कि फिजिकल बॉडी से एस्ट्रल बॉडी अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, और इसको जहाँ उसको ले जाना है वहाँ जा सके और वो चीज़ का, वो जगह का वो ज्ञान प्राप्त कर सके। जैसे कि हमने आगे देखा था कि भाई साधक जो है तो पूरी पृथ्वी का ज्ञान ये सेपरेशन ऑफ बॉडी से ले सकता है कि भाई क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर से ये सब साधना है, तो वो पृथ्वी के अंदर कोर, उसका जो कोर है वहाँ तक भी पहुँच सकता है एस्ट्रल बॉडी से, और पूरा ज्ञान पृथ्वी का क्या है, पृथ्वी का मटेरियल क्या है, उसके अंदर क्या क्या है, वो सारा ज्ञान पृथ्वी के बारे में फ्रेश फर्स्ट हैंड नॉलेज
जो कई चीज़ें जो साइंस को भी पता नहीं है, ऐसी चीज़ वो खुद अपने एस्ट्रल द्वारा अनुभव ले सकता है। तो इसीलिए ये सेपरेशन ऑफ द बॉडी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन तीन चीज़ तो होनी चाहिए तो व्यक्ति प्रत्याहार के स्टेज तक पहुंचता है। और सेपरेशन और बॉडी तो प्रत्याहार का ही एक स्टेज है, प्रत्याहार के अंदर ही ये ज़्यादातर घटित होता है। तो ये इतना हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है और सालों तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके फिर हम प्रत्याहार के अंदर एंटर हो सकते हैं। एक लास्ट टाइम हमने एक दूसरी बात भी बहुत अच्छी देखी थी इसके अंदर कि नॉर्मल कोर्स में व्यक्ति का जो डेथ होता है तो उसके बाद में वो भूवलोक में चला जाता है और कुछ दिनों तक वहाँ ड्रीम स्टेट के अंदर रहता है। वो कुछ कर नहीं सकता है, उसका वो एस्ट्रल के अंदर होता है। और एस्ट्रल क्योंकि फिजिकल यहाँ छूट गए, अभी वो एस्ट्रल के अंदर है और एस्ट्रल के अंदर जो है वो उसकी अनुभूति अभी ड्रीम स्टेट के अंदर है। और ड्रीम स्टेट के अंदर उसको इस पृथ्वी पर जो जो उसने जीवन बीता है वो घटनाओं का ड्रीम्स उसको वहाँ चालू रहता है। कई दिनों तक ये चालू रहता है, प्रोसेस चालू रहती है और उसके द्वारा कुछ उसका प्योरिफिकेशन भी चालू रहता है। तो ये ड्रीम स्टेट के अंदर सामान्य व्यक्ति का डेथ होता है तो उसको ड्रीम स्टेट में रहना पड़ता है। पर जो साधक जो है जिसने का कॉन्शियस डेथ हुआ है, जागृति पूर्वक जिसने देह को छोड़ा है, ऐसी व्यक्ति ड्रीम स्टेट में नहीं रहती है, वहाँ पूर्ण जागृत रहती है और वहाँ भी वो अपनी साधना चालू रख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि हम यहाँ तो फिजिकल बॉडी में तो मानो जो कुछ छोटी मोटी साधना कर लेते हैं, पर जब हमारा डेथ होता है तो उसके बाद में अगर हमारा डेथ कॉन्शियसली नहीं होता है तो हम ड्रीम स्टेट में चले जाते हैं, तो हमारी साधना बंद हो जाती है। जबकि एडवांस जो कोई ऐसा साधक है जिसने लंबी प्रैक्टिस की है और कॉन्शियस डेथ प्राप्त करता है तो वहाँ वो जागृत रहता है और उसकी साधना की कंटिन्यूटी है। अगर वो प्रत्याहार के स्टेज में है या कोई भी स्टेज में है तो वहाँ उसकी प्रैक्टिस चालू रहती है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट साधक को मिलता है, इसीलिए कॉन्शियस डेथ का इतना महत्व दिया गया है। और एक और बात, जो तिबेटियन बुक ऑफ डेथ के बारे में भी हमने लास्ट टाइम देखा था। अब आगे देखते हैं आज पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ, पेज नंबर 289। जो ओल्ड बुक थे उसमें 289 है, प्रत्याहार का चैप्टर। दिस होल स्टेज ऑफ प्रत्याहार इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज, more important than even the later higher stages, because it is during this stage that the personality comes across an area of experience with the maximum temptation of psychic power and complete elimination of all attachment and cleansing of all the vital centers of all animal instincts and lower emotions, transmuting lower energies and generating the vital 7 energies and refining them to a maximum। तो सावरिया जी खुद ये प्रत्याहार के स्टेज को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई इस स्टेज के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें घटनाएं घटित होती है, बहुत सारा एक्सपीरियंसेस साधक को मिलता है जो आगे जाके धारणा ध्यान समाधि में इतना इसका ये नहीं है। वो और वो स्टेजी से वो कंपैरेटिवली आसान भी है। ये स्टेज बहुत डिफ़िकल्ट है और उसके अंदर बहुत लंबे समय तक साधना करके प्रत्याहार के अंदर उसको काम करना पड़ता है। तो उसके अंदर क्या क्या होता है, एक तो साइकिक पावर का टेम्पटेशन साधक के अंदर आता है। मतलब इसके अंदर साइकिक पावर आते हैं तो साधक के अंदर एक टेम्पटेशन आ जाता है कि इसका मैं यूज़ करूं। पर आगे पीछे हमने देखा है कि भाई जब ये साइकिक पावर का यूज़ कोई भी साधक करता है तो उसकी साधना बंद हो जाती है और कई जन्मों तक बंद हो जाती है। इसलिए साइकिक पावर से खेलने के लिए बिल्कुल मना की है हमारे शास्त्रों के अंदर भी। और अतावारिया जी खुद भी अपने एक्सपीरियंस से भी कहते थे कि भाई ये साइकिक पावर्स कभी भी इसका उपयोग बहुत कम केसेस के अंदर, जब उसको लगता है कि कई जगह पर इसका उपयोग करना है
और वो भी न कोई प्रसिद्धि के लिए न किसी को बताने के लिए, पर अपने आप में चुपचाप में कुछ वो कर लेता है, ऐसी कोई खास ज़रूरत होती है तो। अदरवाइज वो कोई चमत्कार की तरह उसका कोई प्रदर्शन करना नहीं होता है, और वो कोई ऐसा करता है तो उसकी साधना बंद हो जाती है फिर आगे। तो पहला एक इसके अंदर से साइकिक पावर्स आते हैं, फिर उसके अंदर जो अटैचमेंट है उसके अंदर वो निकल जाते हैं। अटैचमेंट माने सादी भाषा में कहे तो जी चिपक जाता है हमारा, हर एक वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ, संबंध के साथ हमारा जी चिपक जाता है, जिसको हम योग की भाषा में आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। आइडेंटिफाई हो जाता है, एक छोटी सी घटना हो गई और हम आइडेंटिफाई हो गए उसके साथ में। तो हर चीज़ के साथ, मेरी एक कार है और कार को कुछ हो जाता है तो मुझे दुख होता है, मतलब एक अटैचमेंट हर चीज़ के साथ हमारा बना रहता है। तो ये प्रत्याहार के स्टेज के अंदर एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि उसका जो अटैचमेंट है वो निकल जाता है, साफ हो जाता है। और फिर उसके अंदर जो वाइटल एनर्जीज है, वाइटल सेंटर्स है, 49 सेंटर्स है, अलग अलग सेंटर्स है, उसकी एनर्जीज जो है उसको वो क्लीन्स अंदर होती है। और मणिपुर चक्र के अंदर जो एनिमल इंस्टिंक्ट जो पड़ी है और लोअर इमोशंस पड़े हैं, जिसके कारण साधक या व्यक्ति जो है बार बार एक्साइट हो जाती है, गलत कर लेती है, तो जो एनिमल इंस्टिंक्ट उसके अंदर पड़ी है वो भी धीरे धीरे करके साफ हो जाती है। और लोअर एनर्जीज उसकी है वो सब ट्रांसम्यूट हो जाती है और नई एनर्जी उसके अंदर जनरेट होती है और उसके द्वारा उसकी साधना आगे चल सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो घटित होती है वो ये प्रत्याहार के स्टेज के अंदर घटित होती है, इसीलिए इस स्टेज का बहुत महत्व दिया गया है। None of these hard-won results are to be labored for in the higher steps of dharana, ध्यान and समाधि। तो इतनी मेहनत फिर धारणा, ध्यान, समाधि में नहीं करनी पड़ती है, इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता है, हार्डवर्क नहीं करना पड़ता है, जो प्रत्याहार के अंदर उसको करना पड़ता है। और इसीलिए प्रत्याहार जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। But these three higher stages have been so glamorized by people who have no personal experience, otherwise this stage of pratyahar would have been proclaimed as the most vital and most magnificent, for only after all this preparation the higher steps become quite easy for the disciple। देखो यहाँ एक उन्होंने बहुत गंभीर बात की है कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो अध्यात्म का जो पूरा क्षेत्र है, जो हमारे जो गुरु लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग आपको ज़्यादातर ध्यान के बारे में ही बात करेंगे, ध्यान करने के लिए बताएंगे। और यहाँ ये खुद कहते हैं कि भाई प्रत्याहार का स्टेज का इतना इम्पोर्टेंस है, पर कई लोगों ने उसका खुद इसका एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं किया है, ये पूरे स्टेज से गुजरे नहीं हैं, इसीलिए वो लोग क्या है कि ध्यान वगैरह को ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर कोई व्यक्ति ने खुद ये पूरी प्रोसेस के से अगर गुजरता है, पूरा प्रत्याहार से गुजरता है, क्योंकि उन्होंने आगे ही बताया कि कई बार तो इसमें जन्म जन्म भी लग जाते हैं, सालों तो लगते हैं, पर कई बार तो कितने जन्म तक ये प्रत्याहार चालू रहता है। तो इतने लंबे समय तक अगर कोई साधक ने उसमें से अगर वो पसार होता है तो उसको पता चलता है, तो वो इतना ज़्यादा भार ध्यान वगैरह पर नहीं देगा, ये प्रत्याहार और उसके पहले की जो प्रैक्टिस है उसके ऊपर देगा। पर हम ज़्यादातर देखेंगे, ज़्यादा वीडियोस भी हमारे पास जो अवेलेबल होते हैं वो ध्यान के बारे में और ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में ही बताते हैं। तो वो कहते हैं कि ये हकीकत में तो प्रत्याहार इससे भी इम्पोर्टेंट है, और प्रत्याहार का अगर ये लोगों ने एक्सपीरियंस किया होता कि ये कितना वाइटल और इम्पोर्टेंट, कितना मैग्निफिसेंट है, तो ये ध्यान वगैरह से ज़्यादा इस स्टेज को इसके ऊपर भार दिया जाता है, इसको प्रोक्लेम किया जाता है। पर ये हकीकत है, और हम जानते हैं कि प्रत्याहार की कोई खास बात ही नहीं करता। प्रत्याहार को एक मानो कि अष्टांग योग का एक अंग बताकर छोड़ देते हैं कि हाँ ये प्रत्याहार होता है, और जो चिला चालू भाषा में जो कहते हैं
सेंस विड्रॉल ऑफ सेंसेस वगैरह बात करके बात ख़त्म कर देते हैं, पर ऐसा नहीं है। प्रत्याहार के अंदर बहुत सारी चीज़ें घटित होती है और जिसने एक्सपीरियंस किया है वही समझ सकता है कि ये प्रत्याहार का वो कितना मैग्निफिसेंट है और कितना इसका महत्व है। Thereafter begins the dharana stage. It means that the revolution within are now over 660 per minute. आगे हमने मतलब पिछले चैप्टर्स के पिछले पेजेस के अंदर हमने रिवॉल्यूशन के बारे में, सर्किट बनाने के बारे में देखा है कि ये जो पूरे चक्र जो है वो मूलाधार से लेके ऊपर सहस्त्रार तक और सहस्त्रार से फिर मूलाधार तक इस एक बॉडी के अंदर सर्किट बनानी होती है। ये सब चक्रों को शुद्ध करके एक सर्किट बनती है और सर्किट का रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है ये प्रत्याहार के अंदर। तो प्रत्याहार के अंदर 1 मिनट में एक सर्किट का राउंड से चालू होके 1 सेकंड में एक राउंड सर्किट का बनता है। इतनी स्पीड से घूमता रहता है और प्रत्याहार के स्टेज के अंदर इतना 1 सेकंड के अंदर, फिर आगे धारणा ध्यान समाधि में बहुत ज़्यादा वो 600 तक और 1800 तक पर सेकंड, 600 to 1800 तक उसका रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है ये सर्किट का। इतना क्लिनसिंग करना पड़ता है, इतनी स्पीड से अंदर घुमाना पड़ता है ताकि अंदर के जो संस्कार है वो टूटते जाए और व्यक्ति संस्कार से मुक्त हो सके। तो यहाँ तक जो प्रत्याहार के बारे में उन्होंने बात की है। अभी आज थोड़ी उसके ऊपर की बात और जो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड है उसके बारे में अभी इसी चैप्टर में वो आगे बात करते हैं। तो अभी उसका टाइटल है स्टेज 3B एंड द यूनिवर्सल डिवाइन माइंड। अब हम जानते हैं कि तावरिया जी ने 5 प्रकार के डायग्राम्स में 5 प्रकार की ब्रेन और माइंड की स्थिति बताई है। डायग्राम नंबर 1 कि जो सामान्य व्यक्ति एक है जिसका IESM केंद्रों का रेशियो है 2482, वो डायग्राम 1 के अंदर आता है। फिर डायग्राम नंबर 2 के अंदर जो व्यक्ति प्रयत्न करते हैं वो रेशियो जो है 2482 से 5221 के बीच में जो वो प्रयत्न करता रहता है और उसका फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। तो बिटवीन 2482 एंड 5221 के अंदर का जो साधक है वो डायग्राम नंबर 2 के अंदर आता है, उसकी स्थिति डायग्राम नंबर 2 की है। फिर आता है 3A। अब 3A जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ जो हमारा चारों केंद्र है IESM, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सेक्स एंड मूविंग, ये चारों का बैलेंस हो जाता है और ये सब हमने इनर डिसिप्लिन में देख लिया है पहले। तो ये स्टेज बहुत इम्पोर्टेंट है 5221 में, जिसको इक्विलिब्रियम ऑफ माइंड या इक्विलिब्रियम ऑफ सेंटर्स भी कहते हैं। तो वहाँ एक बैलेंस आ गया है, एक इक्विलिब्रियम हो गया है ये सब सेंटर्स, और वहाँ से वो प्रत्याहार के स्टेज की भी शुरुआत होती है। तो 3A के अंदर पहले तो कम से कम जो साधक को प्रत्याहार तक पहुँचना है उसको ये जानना चाहिए कि मुझे पहले तो 5221 एस्टैब्लिश करना है। तो 5221 जब एस्टैब्लिश हो जाएगा, ये चारों सेंटर बैलेंस में आ जाएंगे, फिर 3A का ये स्टेज चालू होता है और वो उसमें फिर प्रत्याहार चालू होता है। तो इस तरह 3A तक में यहाँ जो आगे बात की है वो सब 3A की बात है। अभी यहाँ आगे और थोड़ी 3B की बात ये बताते हैं और यूनिवर्सल डिवाइन माइंड का क्या रोल है, वो क्या चीज़ है वो बताते हैं। अब हमने लास्ट ईयर चिट्ठी सूत्र पढ़े थे और चिट्ठी सूत्र के ऊपर का हमने कुछ 10 या 15 कुछ लेक्चर्स लिए थे। तो जो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड है वही चिट्ठी है, शास्त्रों के अंदर उसको चिट्ठी कहते हैं। तावरिया जी ने उसको नाम दिया है यूनिवर्सल डिवाइन माइंड, UDM। इन एग्जिस्टेंस द गॉडहेड इज यूनिवर्सल डिवाइन माइंड। अब हमेशा ये जब तावरिया जी का कुछ पढ़ते हैं तो उनकी कॉस्मोलॉजी हमेशा हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। उन्होंने जो कॉस्मोलॉजी है उसके 2 पार्ट में बताई है, एक जो है क्रिएशन एंड एक एग्जिस्टेंस। ये 2 नाम हमेशा हमें याद रखने चाहिए क्योंकि जो 7 लोक है वो 7 लोक को ये दोनों भाग के अंदर डिवाइड कर दिया है, क्रिएशन एंड एग्जिस्टेंस। तो ऊपर के जो है
सत्यम लोक जो है, तपलोक और जनलोक जो है उसको क्रिएशन के अंदर लिया गया है, और नीचे के जो 3 लोक है भू भुव स्व उसको एग्जिस्टेंस कहा गया है, और उनके बीच में महाकाल का एरिया है। तो ये जो है ये एक कॉस्मोलॉजी है। तो यहाँ एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मतलब भू भुव स्व। अब हमारे यहाँ ब्रह्मांड शब्द का उपयोग जो होता है, कई बार ये भू भुव स्व के लिए भी ब्रह्मांड शब्द का उपयोग होता है, और कई बार सातों लोग जो है वो सातों लोग के लिए भी ब्रह्मांड शब्द का उपयोग होता है। तो यहाँ हमारा ब्रह्मांड जो है वो भू भुव स्व है, जिसको हम एग्जिस्टेंस या अस्तित्व कहते हैं। और इसका गॉड हेड क्या है, उसका जो भगवान जो है, जो करता हरता है ये भू भुव स्व के अंदर, वो है ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड या चित्ती। और ये भी हमने आगे सब कॉस्मोलॉजी में देखा था कि डिवाइन फ्रेगमेंट जो है हमारा आत्मा तत्व, वह जनलोक से स्वेच्छा से बंधन को स्वीकार करते हुए ये अस्तित्व के अंदर आता है। पहले स्व में आता है, फिर नीचे उतरता जाता है, इन्वोल्यूशन पहले होता है। तो स्व भुव भू, और उसके बाद में इवोल्यूशन होता है भू भुव स्व। तो अभी हमारी यात्रा जो है, जो हमारी पूरी ह्यूमैनिटी की यात्रा है, वो इवोल्यूशन की यात्रा है। हम इन्वोल्यूशन करके आए हैं सब। हमारा जो आत्मा है वो इन्वोल्यूशन के हजारों जन्मों में इवोल्यूशन करके नीचे उतर के फिर अभी इवोल्यूशन में आया है, और अभी हम भूलोक के 4th सब स्टेज में है, ऐसा टावरिया जी कहते हैं। और यहाँ से हमें ऊपर जाना है, अभी स्वबल से हमें ऊपर जाना है। भूलोक के जो बाकी सब स्टेजिस है उसको कवर करना है, फिर भूवलोक के सब स्टेजिस 7 सब स्टेजिस को कवर करना है, फिर स्वलोक के 7 सब स्टेजिस है उसको कवर करना है। उसके बाद में आत्मा फिर से ये अस्तित्व से निकल जाता है और अपना जो सेलेस्टियल होम है जन, उसमें फिर से चला जाता है। तो जिसको मोक्ष या मुक्ति कहते हैं, वो इतनी लंबी यात्रा है। और ये लंबी यात्रा आत्मा तत्व ने खुद एक पॉइंट के ऊपर उसका स्वीकार किया था, और उसने ये बंधन भी स्वीकार किया था, और फिर वो अभी इवोल्यूशन में फिर मुक्ति की ओर जा सकता है। तो ये पूरी का पूरा एक साइकिल होता है, और ये सब पूरी जो माथापच्ची करनी पड़ती है हमें, वो इसके बारे में कि भाई ये जो बंधन में आया है अभी वो धीरे धीरे करके मुक्त होकर फिर से अपना जो धाम है वहाँ फिर वो वापस चला जाए। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि ये जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, उसका जो भूभुव स्व का मालिक जो है, भगवान जो है, वो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड है। दिस इमेंस इन्फिनाइटली वास्ट एंड एनगल्फ्स ऑल इट्स 3 यूनिवर्सेस। तो ये पूरे जो ये इतना बड़ा है, अमाप है, अनंत है ये यूडीएम जो है, और इसके अंदर तीनों लोग तैरते रहते हैं, फ्लो करते हैं, और ये तीनों लोगों को ये चिट्टी जो है, यूडीएम जो है, वो जोड़ते हैं। भू भुव स्व के जो एक तीनों जो साथ रहते हैं फ्लोटिंग में, तो वो एक क्योंकि चिट्टी के अंदर है, इस तरह ये तीनों लोग पूरा अस्तित्व के अंदर यूडीएम के अंदर रहते हैं। ऑल द 3 यूनिवर्सेस टुगेदर आर फ्लोटिंग विद इन दिस ऑल परवेडिंग माइंड। दैट इज वाई एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ माइंड। तो ये जो सर्वव्यापी ब्रह्मांड है, तीनों लोक का, भू भुव स्व का सर्वव्यापी जो ब्रह्मांड है, उसका जो ये डोमेन जो है, उसका जो एरिया है, वो साम्राज्य जो है उसका, वो इसको डोमेन ऑफ माइंड कहते हैं। तो मतलब कि मन का साम्राज्य ये चित्ती का साम्राज्य है। भू भुव स्व जो है वो क्या है, वो चित्ती का साम्राज्य है। जैसे कोई राजा होता है तो उसका साम्राज्य होता है, उसकी एक हद होती है कि भाई यहाँ तक एक राजा की हद है, साम्राज्य है। इसी तरह ये जो डिवाइन माइंड है, इसका जो डोमेन है, ये पूरा भू भुव स्व जो है वो उसका पूरा डोमेन है। इट ओनली डिफर्स from substage to substage to that extent that it is subtler or coarser because
of the great and steady drop in vibrations, but in still all knowing and all powerful in all the three universes that form the domain of mind. अब हमने देखा कि भाई तीन लोक इसके अंदर है, भू भुव स्व ऊर्ध्व यात्रा में या अध यात्रा में, इन्वर्जेशन में स्व भुव भू। तो ये जब चित्ती ने बनाया ये ब्रह्मांड, तो पहले वैसे तो सब साथ में ही बन चुका, पर जो पहले जो चीज़ बनी उसके अंदर जो उसके वाइब्रेशंस थे वो एकदम सूक्ष्म वाइब्रेशंस थे, इसलिए वो सूक्ष्म जगत बने। तो सबसे पहले स्वलोक बना जो एकदम सूक्ष्म जगत है। तावरिया जी इसको इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्तर की ये लोक है, या इलेक्ट्रॉनिक स्तर के हमारा बॉडी उसके लिए चाहिए उस लोक के अंदर जाने के लिए। तो ये जो है एकदम शुरुआत के अंदर इसके वाइब्रेशन इतने घनी थे, इतने सूक्ष्म थे कि स्वलोक का सर्जन हुआ। उसके बाद में तुरंत ही उसके जो वाइब्रेशन ड्रॉप हुए और थोड़े ग्रॉस हुए तो भूवलोक का सर्जन हुआ। उसके बाद में और वाइब्रेशन ड्रॉप हुए, घनी हो गए, तो फिर भूलोक का सर्जन हुआ। इस तरह इसके वाइब्रेशन घटते गए और इस तरह ये पूरा जो है वो तीन लोक का ब्रह्मांड का सर्जन हुआ है। पर कहते हैं कि फिर भी ये चित्ती जो है वो तीनों लोक के अंदर ऑल नोइंग है, मतलब सर्वज्ञ है और ऑल पावरफुल है। वो सबसे शक्तिशाली जो है वो इन तीनों लोक के अंदर चित्ती है, क्योंकि चित्ती ने खुद ही सब बनाया है, क्योंकि चित्ती के मटेरियल से ही सब कुछ बना है। और दूसरी बात है ये चित्ती के अंदर ही सब कुछ फ्लोट होता रहता है, इसीलिए जो कुछ है वो चित्ती का ही है। यहाँ तक कि हमारा जो बॉडी ब्रेन सिस्टम है पूरा, आत्मा को छोड़कर हमारे अंदर जो कुछ भी है वो सब का सब मटेरियल जो है वो चित्ती से बना हुआ है। तो इस भू भुव स्व के अंदर जो कुछ भी है वो सारा का सारा चित्ती के तत्वों से ही बना हुआ है। This UDM has all possible shades of tamas, rajas and sattva in myriad permutations and combinations. अब ये उसका जो चित्ती का जो है वो इसका कंटेंट क्या है, तो चित्ती किस चीज़ से बनी है ऐसा हम कहें तो भाई इसके अंदर तीन प्रमुख चीज़ है, वो जो है वो तमस, रजस और सत्व। ये तीन गुण भी है, मतलब वो क्वालिटीज़ भी है और एट्रीब्यूट भी है। तो ये जो तीन जो तत्व है, ये तीन तत्व का असंख्य कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशंस होते रहते हैं। उसके अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं, जैसे कि तमस और रजस से लेकर एक कॉम्बिनेशन बना, तमस से सत्व लेके एक कॉम्बिनेशन बना, रजस से तमस लेके कोई कॉम्बिनेशन बना, फिर इसकी डिग्रीज या इसकी इंटेंसिटी से लेके कॉम्बिनेशन बनते हैं कि इसमें सत्व इतना है, रजस इतना है, तमस इतना है, या इसमें फिर तमस ज़्यादा है, रजस कम है। इस तरह असंख्य इसका जो है वो कॉम्बिनेशंस और बनते जाते हैं। इसीलिए और इसी तरह सर्जन जो हुआ है पूरा ब्रह्मांड का, ये कॉम्बिनेशन से बनता है। और जहाँ समझो कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ठोस चीज़ है वहाँ मतलब कि तमस ज़्यादा है, जहाँ जो थोड़ी वो चीज़ हल्की है तो वहाँ रजस ज़्यादा है, और जो सूक्ष्म चीज़ जो है या जो एक ऐसी चीज़ वहाँ सत्व सबसे ज़्यादा होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा स्व भुव भू। But by itself in its all pervading state, it creates no thought picture or forms at all, and so it termed divine. अब एक बात यहाँ समझनी है कि जब तक चित्ती के अंदर ये सत्व रजस तमस बैलेंस के अंदर है तब तक कोई सर्जन नहीं हो सकता। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है और तावरिया जी ने कई जगह पर बताई भी है कि अगर चित्ती को कुछ भी सर्जन करना है, कुछ लोक का सर्जन करना है, कोई चीज़ का सर्जन करना है, तो उसको ये सत्व रजस तमस को इम्बैलेंस करना पड़ता है। अभी सर्जन करना है तो उसको रजस को बढ़ा देना पड़ेगा, तब जाके सर्जन होगा। और जब उसको लय करना है, सब विसर्जन करना है, तो उसको तमस बढ़ा देना पड़ता है। तो प्रकृति के अंदर ये खेल हमेशा चालू रहता है, सर्जन और विसर्जन
ये और उसके साथ के अंदर उसका जो पोषण, जिसको जो मेंटेनेंस, ये सब तीनों चीज़ें सृष्टि के अंदर हमेशा चालू रहते हैं। और जब बड़ा बड़ा प्रलय आता है तो तमस सबसे बढ़ जाता है। तो इस तरह ये इसके कॉम्बिनेशन से ये पूरा संसार बना रहता है। और क्योंकि अभी प्रकृति या चित्ती जो है वो इम्बैलेंस में, इसीलिए ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। और पर जब ये नहीं होता है, वो बैलेंस में होते हैं, तब उसको डिवाइन कहा जाता है कि भाई इसकी टर्म जो है वहाँ कोई पिक्चर नहीं है, कुछ थॉट नहीं है, कुछ बना ही नहीं है, इसीलिए वहाँ डिवाइन है और वहाँ वो बैलेंस स्टेट के अंदर है। सम कॉल दिस द नेचुरल स्टेट ऑफ द माइंड, फॉर इन दिस स्टेट it remains all knowing. Some calls it primordial mind and some call it primordial matter. तो अलग अलग इसका अलग अलग शास्त्रों के अंदर शायद ये अलग अलग उसका नाम दिया गया है। एक को जब बैलेंस में तो डिवाइन भी कहा गया है, फिर उसको नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड कहा गया है। नेचुरल स्टेट में मतलब अभी वो ओरिजिनल स्टेट के अंदर है, अभी कुछ सर्जन हुआ नहीं है ऐसी स्थिति में। या उसको ऑल नोइंग भी कहते हैं, सर्वज्ञ भी उसको कहा जाता है। या फिर वो प्राइमोडियल माइंड मतलब आदि मन जिसको कह सकते हैं, या आदि मैटर मतलब आदि पदार्थ। इस तरह अलग अलग इसके चित्ती को या ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड को कहा जाता है। इट इज ऑल्सो टर्म in this state as the unborn realm. unborn realm मतलब जहाँ कुछ अभी सर्जन ही नहीं हुआ है, अजन्मा क्षेत्र है, वहाँ कोई सर्जन हुआ ही नहीं। अनबॉर्न ये रीम है, वहाँ अभी कुछ सर्जन हुआ ही नहीं है। इन दिस नेचुरल स्टेट इट होल्ड्स ऑल द पॉसिबल सेट्स ऑफ तमस, रजस एंड सत्व इन पोटेंशियल फॉर्म एंड नॉट इन ए फंक्शनल स्टेट। तो यहाँ ये स्थिति जो होती है, वहाँ सत्व, रजस, तमस जो है वो पोटेंशियल फॉर्म के अंदर पड़े रहते हैं। वो एक उसकी जो एक पोटेंशियलिटी होती है, उसके अंदर जो शक्ति है, पर वो छुपी हुई पड़ी है, अभी सुसुप्त अवस्था में पड़ी है। एक पॉइंट के ऊपर वो जागृत होके कार्यरत हो जाती है, पर ये स्टेट के अंदर वो फंक्शनल नहीं होती है, वो एक स्टेटिक रूप में पड़ी रहती है। It all becomes functional when it is the individual self mind working with the individual's brain processes. अब वो कब एक्टिव होती है कि हम जानते हैं कि भाई ये जो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड है वही हमारे अंदर जब आता है तब वो इंडिविजुअल माइंड बन जाता है। एक जो है यूनिवर्सल डिवाइन माइंड और एक जो है इंडिविजुअल माइंड। इंडिविजुअल माइंड मतलब हमारे अंदर जो माइंड प्रकृति से आया, जिसको तावरिया जी की भाषा में समझना है तो हम कहते हैं कि हर मोमेंट हमारे अंदर जो इनकमिंग इम्पल्स आते हैं, हर सेकंड 120 इनकमिंग इम्पल्स आते हैं, वो क्या है? वो इनकमिंग इम्पल्स ही वही जो है यूडीएम है, वो जो चिट्ठी है वो हर सेकंड 120 के रूप में हमारे अंदर प्रवेशती है। और जब वो हमारे अंदर आ जाती है तो फिर वो हमारा इंडिविजुअल माइंड बन जाती है और उसके द्वारा फिर हमारे ब्रेन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। हमारा ब्रेन को काम करने के लिए एक प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे हमारा कंप्यूटर होता है और कंप्यूटर को हमें काम में लाना है, उसका यूज़ करना है, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी या उसकी जो बैटरी है उसका उपयोग करना पड़ता है। इसी तरह हमारा जो ब्रेन है वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। वो जब ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड अंदर आता है तभी वो चालू रह सकता है। Like the all-pervading atmosphere, which, when it is in our lungs, we call our breath. This all-pervading UDM, when flowing through our thinking instrument, we call our mind or self-mind. तो यहाँ एक एग्जांपल देते हैं कि जिस तरह भाई हवा जो है वो तो बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर है, वातावरण के अंदर है, पर जब तक वो वातावरण में है तब तक वो हमारा श्वास नहीं है। पर जैसे ही वो हमारे लंग्स के अंदर आती है तो हम कहते हैं कि ये मेरा श्वास। इसी तरह चिट्ठी जो है वो जब तक ब्रह्मांड के अंदर है, भूभुवस्व के अंदर या वातावरण के अंदर है, तब तक वो चिट्ठी है, यूनिवर्सल डिवाइन माइंड है। पर जैसे ही वो हमारे थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट में मतलब हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम में एंटर होके वो ब्रेन तक जाती है,
तो वो हमारा सेल्फ माइंड या इंडिविजुअल माइंड बन जाती है। The UDM has the power to flow through rocks and through our bodies, like the electromagnetic rays that enter through closed doors and windows and fill our rooms, making our radio and television sets work. तो ये चिट्टी जो है वो एकदम सूक्ष्म है और वो कहीं भी प्रवेश कर सकती है और हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम से कि लेके कोई बड़े से बड़े रॉक्स है या समंदर है, कहीं भी वो जा सकती है और उसकी उसकी उसके अंदर जो एनर्जी है उसके द्वारा ही वो चीज़ें कार्यरत हो सकती हैं। तो जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, कोई ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन होता है, वहाँ से मानो कि कोई रेडियो स्टेशन है, वहाँ से कोई रेडियो का गाना वो लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म के अंदर हमारा जो घर के अंदर जो रेडियो पड़ा है इसके अंदर वो पकड़ लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये रेस को और रेडियो बजने लगता है। मतलब वो फिर वहाँ कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो भाषा के रूप में फिर से आ जाता है। और इसके लिए चाहे कितना भी क्लोज हमारा घर हो, चाहे भी कितनी भी ऐसी छुपी जगह हो, वहाँ तक ये सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो है पहुँच जाते हैं। चाहे घर हमारा बंद हो फिर भी हम टीवी देख सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इसके रेज है उसके द्वारा वो काम करते हैं। तो चिट्टी जो है वो इसी तरह काम करती है। But only appropriate thinking instrument of whatever type and grade will show its working, and it all then becomes meaningful. तो ये तो है कि वो किस तरह हमारा इंस्ट्रूमेंट किस तरह काम कर रहा है इसकी तरह। अभी जैसे कि टीवी तो घर में पड़ा है, सेटअप बॉक्स भी है, पर जो हमारे ऊपर जो डिस्क होती है डिस्क को हमें इस तरह सेट करना पड़ता है कि जिस दिशा से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहे हैं उसको वो कैच करे और फिर हमारे सेटअप बॉक्स तक उसको भेजे और फिर हमारा टीवी चालू हो। तो एक जिसको कहते हैं ना कि एक ट्यूनिंग, तो ट्यूनिंग करना पड़ता है और ट्यूनिंग करने के बाद में फिर ये यूडीएम इस तरह जैसा भी वो इंस्ट्रूमेंट होगा उसका जैसा ट्यूनिंग होगा उस तरह उसका रिजल्ट आएगा। अब मानो कि हमें यूडीएम को पूरा वाइब्रेशन से भरी है। अब हमारा क्योंकि हमारी बॉडी ब्रेन सिस्टम जो है, जैसे कि ये बॉडी ब्रेन सिस्टम हमारा एक सेटअप है, तो ये सेटअप कैसा है, इस तरह हमारा अंदर ये यूडीएम के वाइब्रेशंस आएंगे। तो चिट्टी जो है वो तो सर्वज्ञ तो है, पर वो ही सब कुछ है इस भूभुव स्व के अंदर। तो और हमारा जो बॉडी ब्रेन सिस्टम है, वो बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर भी जो चिट्टी हमारे अंदर आती है इनकमिंग इम्पल्स के रूप में, और बॉडी ब्रेन सिस्टम काम करता है। अब चिट्टी के अंदर तो हायर वाइब्रेशंस भी है और लोअर वाइब्रेशंस भी है। अब जैसा हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम होता है इस तरह कि हम चिट्टी को
स्वीकार सकते हैं। इस तरह के हम इम्पल्स को अंदर ले सकते हैं। जैसे कि भाई हवा में एटमॉस्फेयर है, तो सॉरी एटमॉस्फेयर में हवा है, तो एटमॉस्फेयर में हवा है, हर व्यक्ति उसका जो अलग अलग रूप में अलग अलग क्वांटिटी में लेगा। कोई व्यक्ति जिसके लंग्स पावरफुल है, अच्छे हैं, तो वो ज़्यादा भी हवा ले सकता है। कोई बीमार व्यक्ति है, वो ज़्यादा हवा नहीं ले सकता है। और कोई पेशेंट है, अस्थमा जैसा वाला है, तो वो तो बिल्कुल ज़्यादा हवा ले ही नहीं सकेगा। तो इसी तरह हमारा जो बॉडी ब्रेन सिस्टम है वो कितना डेवलप है, उसके मुताबिक ये जो हमारे चिट्टी जो है, वो चिट्टी के इम्पल्सिस को हम अंदर ले सकेंगे। तो योग का मतलब क्या है, या योग में क्या करना है? हमारा ये बॉडी ब्रेन सिस्टम रूपी सेटअप बॉक्स है, उसको ही हमें इम्प्रूव करना है। इसको ऐसा हायर वर्जन में ले जाना है कि हायर वाइब्रेशंस यूनिवर्सल डिवाइन माइंड के पकड़ सके, और भू भुव स्व तीनों लोक के अंदर जो है उस सबका अनुभव कर सके। इतना ऊपर तक हमारा ये बॉडी ब्रेन सिस्टम का सेटअप बॉक्स को हमें सेट करना पड़ता है, और इसके लिए योग करना पड़ता है। Thus the UDM pervades all and flows through every type of thinking instrument, whether human, subhuman, that is animal, bird, fish, reptile, etc., or superhuman, higher humanities, manas of the astral world, bhuva, or the yet more refined buddhi of the mental world, swa. And each such instrument could be unique and individual in spite of there being myriads of thinking instruments, since each individual's vibrational code can be very different. तो ये UDM जो है वो हर एक अलग अलग प्रकार के जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, या माइंड या ब्रेन जिसको कहते हैं, चाहे वो व्यक्ति का माइंड हो, या फिर पशु पक्षी का माइंड हो या ब्रेन हो, या कोई हायर ह्यूमैनिटीज जो है, क्योंकि तावरिया जी कहते थे कि भाई ह्यूमैनिटी हमारी एक ही ह्यूमैनिटी नहीं है, बहुत सारी ह्यूमैनिटीज है ये ब्रह्मांड के अंदर। तो भूवलोक के अंदर जो और हायर प्रकार की ह्यूमैनिटीज है, और स्वलोक के अंदर तो उससे भी हायर प्रकार की ह्यूमैनिटी है। इन सब के अंदर ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड ही एंटर होता है, और तब वो काम करता है। तो जो फिजिकल बॉडी में ब्रेन है, एस्ट्रल बॉडी के अंदर जो ब्रेन है उसको मनस कहा जाता है, और मेंटल बॉडी के अंदर जो ब्रेन है उसको बुद्धि कहा जाता है। ये बुद्धि मतलब हमारे अंदर जो बुद्धि है, रीजन, वो नहीं है, वो अलग चीज़ होती है। वो एक प्रकार की प्रज्ञा जैसी है, उसको प्रज्ञा कह सकते हैं, या इससे भी कुछ ऊपर की चीज़ होती है जिसको यहाँ बुद्धि कहा गया है। तो ये 3 प्रकार के अलग अलग, चाहे किसी का भी माइंड हो, वो हर एक के अंदर यूनिवर्सल डिवाइन माइंड जो है वही एंटर होता है, और उसके मुताबिक वो बॉडी ब्रेन सिस्टम काम करती है। और हर एक व्यक्ति का वाइब्रेशनल कोड भी इसीलिए अलग अलग होता है, हर एक थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का और हर एक व्यक्ति का भी वाइब्रेशनल कोड जो है वो अलग अलग हो सकता है। सो वी सी दैट दिस UDM is absolutely necessary, flowing through each individual's thinking instrument as the self-mind to make that thinking instrument work. Otherwise, the computers of the brain, section 1 and 3AB, the incoming impulses and the identifiable memory pattern would all be useless. अब हम जानते हैं कि हमारे जो थिंकिंग प्रोसेस है उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है। एक तो इनकमिंग इम्पल्स अंदर आता है, वो हमारे अंदर ब्रेन के अंदर जो मेमोरी पैटर्न्स जो पड़ी है, जिसको आइडेंटिकल मेमोरी कहते हैं। कि आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न मतलब कि जिस प्रकार का इम्पल्स अंदर आया, जो चीज़ मैंने बाहर देखी और वो चीज़ का इम्पल्स अंदर आया, वही चीज़ की मेमोरी मेरे अंदर पड़ी हुई है। पहले पास एक्सपीरियंस के कारण उसकी मेमोरी पड़ी है। जो चीज़ मैं अभी देख रहा हूँ वो मैंने पहले भी देखी थी, तो इसकी मेमोरी मेरे अंदर पड़ी है। तो यहाँ इम्पल्स और ये मेमोरी दोनों इकट्ठे होते हैं, और फिर वो सेक्शन 1 जो हमारा रजिस्ट्रेशन एरिया है या IESM केंद्रों का जो एरिया है वहाँ तक जाता है, और विचार बन के वो निकल जाता है।
तो ये सारी चीज़ें जो है वो ये प्रोसेस के अंदर होती है। सेक्शन 1 अगला हिस्सा और सेक्शन 3A-B जो है वो ब्रेन का पिछला हिस्सा, जहाँ हमारी शैलो एंड डीप मेमोरी रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यूडीएम जो है वो हमारे अंदर आता है और जब सेल्फ माइंड बनता है तब उसके बाद में ये सारी चीज़ों का उपयोग होता है और विचार का बनना शुरू हो जाता है, विचार की प्रोसेस चालू होती है। फॉर द यूडीएम as the individual self mind acts like a catalyst in whose presence everything happens, though it itself does not anything, and in whose absence the brain is not able to work. अब यूडीएम जो हमारे अंदर आता है तो उसका रोल क्या है? कैटालिस्ट का। कैटालिस्ट माने क्या कि जिसकी प्रेजेंस के अंदर बाकी चीज़ काम करने लगती है, उसको कैटालिस्ट कहते हैं। तो जब यूडीएम अंदर आती है तभी ब्रेन फंक्शन कर सकता है, उसकी हाजिरी में ही वो काम कर सकता है। अगर यूडीएम अंदर नहीं आता है तो वो काम नहीं कर सकता है। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी और कंप्यूटर का एग्जांपल देखा था, सेम चीज़ में है कि ये जो चिट्ठी अंदर आई और उसको कैटलिस्ट के रूप में रहना था, उसके बदले में क्या हो गया कि उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया। किस के साथ? ब्रेन की प्रोसेस के साथ। अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है साधक का या व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का, कि ये जो चिट्ठी अंदर आई, जो शक्ति अंदर आई, उसको तो कैटालिस्ट रूप में खाली वहाँ रहना था ताकि ब्रेन अपने आप में इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सके। पर प्रॉब्लम अभी ये हो जाती है हमारी कि ये चिट्ठी और जो ब्रेन प्रोसेस दोनों इकट्ठे हो जाते हैं और इसको ही हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। तो अब जब आगे भी हमने देखा कि जो जी हमारा चिपक जाता है हर चीज़ों के अंदर, अटैचमेंट, तो ये अटैचमेंट आइडेंटिफिकेशन की स्थिति जो बनी है उसका कारण ही यही है कि अभी चिट्ठी जो है वो कैटालिस्ट रूप में नहीं रहती है। और साधना का लक्ष्य भी यही है कि किस तरह इसको कैटालिस्ट रूप में फिर से लाना है ताकि ब्रेन अपना इंडिपेंडेंट काम कर सके। चिट्ठी जो अंदर आके उसको मैन्युपुलेट करती है तो मैन्युपुलेट न करे, वो चिट्ठी कैटालिस्ट के रूप में रहे, ब्रेन अपना काम करे। यही साधना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो साधना में ये करना है, सब प्रोसेसेस करने के पीछे का उद्देश्य यही है कि चिट्ठी कैटालिस्ट के रूप में काम करना शुरू कर दे। और इसको ही हम आइडेंटिफिकेशन को तोड़ना कहते हैं कि भाई आइडेंटिफिकेशन अभी टूट गया, अब जो है वो बॉडी ब्रेन सिस्टम अपने आप में नेचुरल फॉर्म में फंक्शन करेगी। और इसीलिए यहाँ कहते हैं कि उसके बिना भी ये ब्रेन काम नहीं कर सकता। वो अपने आप में कुछ नहीं है और उसके बिना कुछ काम भी नहीं हो सकता। What are the characteristics of this UDM? In the first place, though we use the word divine, it does not necessarily mean that it is free from all aspects of tamas and rajas. अब हमने आगे देखा कि भाई चिट्ठी किससे बनी है, तो रजस, सत्व, तमस, ये तीन चीज़ों से चिट्ठी बनी हुई है। चिट्ठी के अंदर ये तीन चीज़ पड़ी हुई है और पूरा जो सर्जन होता है ये तीन चीज़ों से होता है। तो जब इसके अंदर रजस और तमस है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिवाइन नहीं है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि शब्द भी बहुत भ्रष्ट हो गए। जैसे कि अभी तमस शब्द हम कहेंगे तो जो कुछ ऐसे एक हमारी मान्यता बन गई कि तमस मतलब निकम्मी चीज़ है, तमस तो होना ही नहीं चाहिए। और ऐसा ज़्यादातर हम किताबों में पढ़ते भी है कि तमस नुकसानकारक। हाँ ठीक है, ज़्यादा तमस भी नुकसान, पर हर चीज़ जो प्रकृति के अंदर है वो हर चीज़ काम की है। तो तमस का भी उपयोग है, रजस का भी उपयोग है और सत्व का भी उपयोग है। इसीलिए तो चित्ती के अंदर है और हर चीज़ इसके कारण तो कार्यरत होती है। पर क्योंकि जो तमस को ज़्यादा खराब या गलत मानते हैं, वो लोग ऐसा कहेंगे कि नहीं तमस है तो फिर ये डिवाइन कैसे हो गई। ऐसा नहीं है। ये तमस का एक देखो, तमस क्या है, हमारे अंदर रोज जो नींद आती है वो क्या है, वो तमस ही है।
अब मान लो कि तमस नहीं होती तो हमारे अंदर नींद ही नहीं आती, और नींद नहीं आती तो हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम फिर कितने दिन तक जी सकता है। तो तमस है तो तमस तो कितना उपयोगी है कि तमस के कारण तो हमें नींद आती है, और नींद की भी बॉडी को ज़रूरत है। तो कोई चीज़ निकम्मी नहीं है इस संसार के अंदर। तो तमस की भी ज़रूरत पड़ती है, कामकाज के लिए रजस की भी ज़रूरत पड़ती है, और मन को शांत रखने के लिए और भगवत भाव के लिए सत्व की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब की ज़रूरत है। तो ये शब्दों को गलत रूप में हमें लेना नहीं है, ये चीज़ खराब है, ये चीज़ अच्छी है, ऐसा कोई भाव अंदर नहीं आना चाहिए। For where it's so, none of the thinking instrument can function at their own level. वही बात है कि अगर ये नहीं होता, तमस और रजस नहीं होता, तो फिर ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट ब्रेन जो है वो किस तरह काम करता? अपने आप में तो वो काम ही नहीं कर सकता। ये अंदर आ रहे हैं सत्व रजस तमस, इसीलिए तो ये सब कामकाज अंदर फंक्शंस हो रहे हैं। Some of the thinking instrument depending on their state of existence could be very vicious, and such would be deprived of their free function to act and think as they would desire to, and make up the varied and different types of creatures in the universe. अब कई अलग अलग प्रकार के हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है, और उसके अंदर कोई कुछ थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट और कुछ थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मतलब कोई जीवों के अंदर जैसा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, कोई व्यक्ति के अंदर कैसा इंस्ट्रूमेंट है। तो कोई थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ऐसा थोड़ा विशियस भी हो सकता है, दुर्गुणी जैसा भी हो सकता है। पर चिट्ठी का काम ये है कि वो अपनी मनमानी उसको कर नहीं देता है। तो कोई दुर्गुणी भी अगर चित्त है ऐसा, तो उसको वो अपनी ऐसी डिज़ायर को फुलफिल नहीं करने देता है, और उसको वो रोकता है। तो ये कोई भी क्रीचर्स हो यूनिवर्स के अंदर, वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं, और अगर कोई ऐसा विशियस भी होता है तो उसको ये चिट्ठी रोकने का काम कर सकती है। God and nature have given free will to each and every created thing that exists in all existence. So if the UDM is so necessary for the thinking process, it should have the full imaginable range of tamas and rajas in particular with sattva. तो यहाँ दूसरी बात है कि ये सत्व रजस तमस तो हमारे अंदर आते हैं, और इसके कारण ही थिंकिंग प्रोसेस तो बनती है। पर दूसरी बात ये है कि फ्री विल हमें दी गई है, और हर एक जो क्रीचर है, मतलब व्यक्ति है या कुछ भी है, सबको फ्री विल दी गई है। और व्यक्ति को खास करके फ्री विल इसलिए दी गई है कि उसको प्रोग्रेस करना है नहीं करना है, वो उसके ऊपर फिर डिपेंड करता है। फ्री विल का मतलब ही ये कि उसके पास चॉइस है, ऊपर जाना है नीचे जाना है, अच्छा करना है बुरा करना है। और फ्री विल दी गई है इसलिए यहाँ कर्म का बंधन लागू हो जाता है। अगर भगवान ने फ्री विल नहीं दी होती तो व्यक्ति कहता कि भाई मैं तो भगवान की इच्छा से ऐसा कर रहा हूँ। आजकल लोग भी बोलते हैं ना कि भाई कुछ गलत कर लेते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं भगवान की इच्छा ऐसी होगी इसलिए ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है, भगवान की इच्छा की कोई बात ही नहीं है। जब फ्री विल हमें दी जाती है तो उसका बेस्ट यूज़ क्या है वो हमें जानना चाहिए, और उसका बेस्ट यूज़ हमें करना चाहिए। अब ये फ्री विल का उपयोग हम दुरुपयोग करेंगे और हमें किसी चीज़ को नुकसान करेंगे, चाहे अपने आप को या दूसरी व्यक्ति को, तो उसकी जिम्मेवार तो हम ही हैं। जैसे कि फ्री विल है तो उसके कारण बहुत सारे लोग जो है होते हैं वो अपने शरीर का मौज मजा के अंदर बहुत सारा दुरुपयोग करते हैं। कई लोगों को शराब की लत पड़ जाती है, अभी आजकल आगे जाके ड्रग्स के भी लोग सेवन करते हैं। तो इस तरह क्योंकि फ्री विल है इसलिए वो कुछ भी कर सकता है, पर उसके अंदर एक विवेक होना चाहिए कि भाई ये मैं करूँगा तो फिर इसका परिणाम यही आएगा। तो ये एक फ्री विल जो है वो एक अच्छी चीज़ भी है और एक बंधन भी है। अगर हम इसका राइट यूज़ नहीं करते हैं तो फिर वो हमारे लिए बंधन भी हो जाती है।
तो यहाँ दो बात बताई, एक फ्री विल की और ये रजस तमस सत्व जो हमारे अंदर आता है इसके द्वारा थिंकिंग प्रोसेस चालू रहती है। दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग आउट टू बी क्लियर, तो ये एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि फ्री विल हमारे अंदर है और इस तरह यूडीएम हमारे अंदर आती है और इसके कारण थिंकिंग प्रोसेस चलती रहती है। पीपल डिवोर्स गॉड एंड नेचर और यूडीएम फ्रॉम सच एन ऑल इंक्लूसिव स्टेट ऑफ गॉड, नेचर एंड यूडीएम। वी सेपरेट गुड फ्रॉम एविल एंड देन सीक एन इमेजिनरी डेविल और शैतान। अब क्या है कि ये जगत तो बना है द्वंद से बना हुआ है, द्वंद या जिसको हम अपोजिट पेयर कहते हैं। तो जगत के अंदर तो ये चीज़ों है ही, और यही तो एक चित्ती का लक्षण है कि उसने जो कुछ बनाया है वो द्वंद के रूप में बनाया, अच्छा और बुरा के रूप में बनाया है। पर उसके अंदर लोग जो है वो उसको वो डिवोर्स करते हैं, मतलब इसको ये छोड़ देते हैं, नेचर या नेचर कहें या गॉड कहें या यूडीएम कहें, जो क्योंकि वो ऑल इंक्लूसिव स्टेट इसका है, मतलब इसके अंदर सब समाविष्ट है, ऐसा एक गॉड या नेचर या यूडीएम कहते हैं। पर हम क्या करते हैं कि इसको ऑल इंक्लूसिव लेने के बदले में हम जो द्वंद जो है वो द्वंद को हम द्वंद के ऊपर चले जाते हैं और अच्छा बुरा के अंदर हम फंसे रहते हैं। हालांकि प्रकृति ने तो ये बनाया हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इस तरह फंस जाना है और उसी तरह हमें जीना है। हमें जो चित्त या चित्ती या गॉड या नेचर कहें, वो जो ऑल इंक्लूसिव है उसको वो स्टेट के अंदर लेना चाहिए, न कि उसका जो मैनिफेस्टेशन ध्वनि के रूप में हुआ है वो स्टेट। हियर वी कोट टू शो सच परप्लेक्स्ड स्टेट ऑफ इवन ग्रेट माइंड। अब देखो ये कई बड़े बड़े महान लोगों के अंदर भी इस तरह का एक परप्लेक्स्ड स्टेट हो रहता है, एक कंफ्यूज स्टेट होता है। उन लोगों को भी एक क्लैरिटी नहीं होती है कि भाई ये किस तरह चित्ती वगैरह काम करते हैं। तो किसी का एक कोटेशन यहाँ उन्होंने इसलिए दिया है कि हाउ with the concept of the perfect, just and merciful deity can be reconciled the existence of the imperfect and the devil। अब ये कोई व्यक्ति को, कोई चाहे बड़ी व्यक्ति होगी, पर उसको एक अंदर डाउट रहता है कि भाई ये परमात्मा तो इतना परफेक्ट है, पूर्ण है, वो उसकी वो मर्सीफुल डेटी के रूप में है, पर फिर भी वो यहाँ ही ये इम्परफेक्ट और डेविल का रूप भी यहाँ दिखाई देता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन इसको लगता है, क्योंकि वो ऑल इंक्लूसिव स्टेट परमात्मा को देख नहीं सकता। अगर वो परमात्मा का ऑल इंक्लूसिव स्टेट देखता तो उस तरह यहाँ इसको प्रश्न नहीं उत्पन्न होता कि एक जगह इम्परफेक्ट और डेविल है और दूसरी जगह परफेक्शन है, तो ये दो चीज़ कैसे, ऐसा प्रश्न उठने की कोई सवाल ही नहीं होता। The correct reply, however, is given by another great mind। अब कोई जानकार व्यक्ति, कोई महापुरुष होंगे, उसने उसका जवाब भी दिया होगा, तो यह यहाँ उसका कोटेशन भी देते हैं ये, द परफेक्ट नेवर बिकम्स द इम्परफेक्ट। तो पहले तो अच्छी बात यह है कि जो परफेक्ट है वो परफेक्ट ही है, वो फिर इम्परफेक्ट कैसे बन सकता है? क्योंकि वो ऊपर में क्या है कि हम नेचर का, चित्ती का दूसरा रूप देखते हैं और इसलिए लगता है कि भाई इम्परफेक्ट है। वो द्वंद्व वाला रूप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इम्परफेक्ट है, पर ऐसा नहीं है। जो परफेक्ट है वो परफेक्ट ही है। इट बिकम नथिंग, वो अपने आप में खुद कुछ नहीं है, वो अपने आप में कुछ खुद बनता नहीं है, वो है बस, उसको कुछ बनने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑल स्पिरिट एंड मैटर, strength and weakness, knowledge and existence, peace and strife, bliss and pain, power and impotence। तो ये इसका अलग अलग, वो अपने आप में तो कुछ बनता नहीं है, पर आगे हमने देखा इस तरह ये उसके एक ऐसा रूप है, द्वंद्व का रूप है, जिसको हम अपोजिट पैर भी कहते हैं। तो यहाँ अपोजिट पैर के रूप में सब बताया है, स्पिरिट एंड मैटर,
मतलब आत्म तत्व या पदार्थ, या फिर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस मतलब बल या निर्बलता, या नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ज्ञान या अनुभव, ज्ञान और अनुभव, फिर शांति या संघर्ष, और अंदर ब्लिस आनंद की स्थिति या दुख की स्थिति, शक्ति या शक्ति विहीनता। ऐसा ऐसा अलग अलग जो पैर है ये यहाँ इन बताइए। तो वो कहने का मतलब ये है कि ये अपने आप में तो परफेक्ट है ही, पर उसका ये एक रूप है जिसमें ये दो प्रकार की चीज़ें भी दिखाई देती है। द पजल arises when man asserts separately one of the inseparable pairs of the opposite। हाँ, तो ये कारण है कि दोनों में से जब हम एक को पसंद कर लेते हैं तब ये प्रॉब्लम ये आ जाती है, पजल ये चालू हो जाती है कि ये ऐसा क्यों है करके। तो क्योंकि अच्छा और बुरा तो दोनों का एक्सेप्ट हमें करना पड़ता है, पर उसके बदले में हम एक ही चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं अच्छा ही होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए। तो ये तो रहेगा, वो सृष्टि का एक भाग है। हम कभी भी बुराई को 100% मिटा नहीं सकते। किसी ने भी आज तक में, चाहे परमात्मा का कोई रूप भी यहाँ आया है, इसने भी कभी भी पूर्ण रूप से ये जो डेविल है या अनिष्ट है उसको मिटाया नहीं है। वो रहता है क्योंकि उसका भी कोई एक ज़रूरत होगी, क्योंकि अपोजिट है इसलिए दूसरे की वैल्यू होती है। अगर बैड है तो गुड की वैल्यू है, बैड नहीं है तो फिर गुड की वैल्यू क्या होगी। तो इसीलिए ये जो सृष्टि इस तरह अपोजिट पैर के रूप में बनाई गई है। This all-inclusive state has to be understood, and so UDM holds all possibilities of tamas, rajas and sattva in potential state. Suspended as ghee or butter is held potentially suspended within milk, and under appropriate conditions of extraction yield butter and ghee. So does UDM when it is the self-mind of an individual and mixed up with the brain processes of thinking yield whatever shades of tamas, rajas, sattva that are needed. For this reason, says Patanjali warns in Yoga Sutra chapter 4, Sutra 27, through force of habit, however, the mind will reflect other mental impressions and perceive objects of sensuous nature। तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। इसके पहले यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है। इसमें इन शॉर्ट ये कहते हैं कि जो परमात्मा का ऑल इंक्लूसिव स्टेट है उसको ही हमें लेना है, न कि एक भाग लेना है कि ये अच्छा है तो उसको रखो और बुरा है उसको छोड़ दो। वो टोटालिटी के अंदर है। और जे कृष्णमूर्ति भी कई बार कहते थे कि आप किसी कोई विचार को डिवाइड मत करो। मतलब कि एक विचार के अंदर एक डिवीज़न आता है कि ये एक चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है, या ये व्यक्ति अच्छी है, ये व्यक्ति बुरी है। तो ये जो एक अंदर डिवीज़न क्रिएट होता है वो माइंड का विभाग कर देता है, विचारों का विभाग हो जाता है। तो हमेशा हमारा थिंकिंग ये होना चाहिए कि एक एज ए होल हमारा थिंकिंग होना चाहिए। हमें कुछ तोड़ना नहीं है। चाहे वो जैसे कि भाई एक इंडिया तो भौगोलिक रूप में इंडिया है, पर है तो पूरी सृष्टि है, पूरी पृथ्वी के ऊपर पूरे सब देश है और सब देश है। इस तरह हमें उसको एक्सेप्ट करना है, पर नहीं ये मेरा इंडिया। इस तरह जब आ जाता है तो हम इसको खंडित कर देते हैं, हमारा विचार भी खंडित हो जाता है और माइंड भी खंडित हो जाता है। और दूसरा उन्होंने एग्जाम्पल दिया यहाँ कि भाई दूध के अंदर घी मक्खन सब कुछ पड़ा हुआ होता है, पर जब इसकी प्रोसेस करते हैं तब हम घी और मक्खन को उससे अलग कर सकते हैं और उसको ले सकते हैं। इसी तरह यूडीएम जो है उसके अंदर ये सब सत्व रजस तमस सब कुछ पड़ा है, पर जब ब्रेन की प्रोसेस चालू होती है उसके द्वारा ये सत्व रजस तमस तीनों काम करते हैं
और जिस तरह का फंक्शन होगा इस तरह वो चीज़ पहले आएगी। अगर वो चीज़ में सत्व की ज़रूरत है तो सत्व आगे आएगा, रजस तमस पीछे रहेगा। कोई चीज़ में रजस की ज़रूरत है तो रजस आगे आएगा, सत्व तमस पीछे रहेगा। इस तरह ब्रेन प्रोसेस के अंदर ये चित्ती काम करती रहती है एज ए इंडिविजुअल माइंड। और लास्ट में पतंजलि का सूत्र में वो बताते हैं कि भाई कुछ प्रकार की ऐसी हैबिट्स हमारे अंदर होती है, उसके कारण जो माइंड जो है वो मेंटल इम्प्रेशंस इस तरह की लेते हैं, और जो बाहर के जो इंद्रियजन्य जो पदार्थ है उसको वो रूप में उसकी मानसिक असर लेते हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक चीज़ जब हम बाहर देखते हैं तो हमारी जो देखने की हैबिट है उसके मुताबिक हम देखेंगे। वो हमारी जो सेंसिस है वो सेंसिस भी अपने एक हैबिट के रूप में ही हमेशा काम करती रहती है। तो वो जिस तरह हमारी सेंसिस की हैबिट है उस तरह वो मेंटल इम्प्रेशन वो चीज़ को ले सकते हैं। ये एक पतंजलि का ये सूत्र यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ समय हो गया है, इसलिए अभी हम यहाँ रुकते हैं। किसी को खास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट टाइम भी देख सकते हैं हम प्रश्न। किसी को प्रश्न हो तो आपको मैं व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकता हूँ? नहीं, मैं व्हाट्सएप बहुत लिमिटेड वापरता हूँ, इसलिए मैं व्हाट्सएप ये मुझे ईमेल के ऊपर वो आप भेजिए। ठीक है, तो आपका ईमेल आईडी कहाँ हाँ, मिलेगा? डॉक्टर डारा रिदम या देवेंद्र भाई से भी मिलेगा, drdaradham@gmail.com। डॉक्टर दारा रिदम ना? जी, ओके, श्योर, रिदम gmail.com। gmail.com। जी, थैंक यू दारा सर। ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ हम समाप्त करते हैं।